हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो रोटेशन का हमारा अब ये थर्ड वीडियो है जहां पर हम लोग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये बात फील करनी होगी या ये बात को समझना होगा कि हम रोटेशनल मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कोई भी बॉडी यानी कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब वो रोटेट करता है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। और उसी रोटेशन को जब हमने ऑब्जर्व किया था तो हमारे पास एक बड़ी मजेदार सी चीज निकल कर आई थी। हर चीज के अंदर, चाहे वो टॉर्क हो, चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी हो, यहां पर हमको देखने को मिला था समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, जिसको हमने नाम दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका सिंबल था आई। अब यहां पर इस बात पे जरा पहले एक गौर करना होगा हमें, जो कि हम अभी तक करते भी आए हैं, और उसी बात के इंपॉर्टेंस को समझने के बाद हमें समझ आएगा कि हमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की नीड क्या है। अब देखो, हम लोग रोटेशनल मोशन को स्टडी करते हैं ताकि जब हम इंजीनियरिंग के टाइम पे किसी बॉडी को क्रिएट कर रहे होंगे या कोई मशीन बना रहे होंगे तो उस मशीन के अंदर पार्ट्स मूव करेंगे, और मोशन आपका लीनियर भी होता है और रोटेशनल भी होता है अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें तो। और उसका जो रोटेशन होता है वो हमेशा उसके सेंट्रल एक्सिस पर नहीं होता है, वो किसी भी एक्सिस पर एज पर योर नीड आपको उसको अपने उस एक्सिस पर रोटेट करवाना होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे को एक व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो व्हील को अगर मैं देखूं तो वो अपने सेंट्रल एक्सिस पर रोटेट कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक ऐसी बॉडी बनाता हूं जो कि ये सर्कुलर पार्ट ही है, लेकिन उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, और इसका जो रीजन है कि मुझे इस एक्सिस पर इसे रोटेट कराना है, उसके पीछे का रीजन है कि मान लो यहां पर एक 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 स्प्रिंग लगी हुई है और उसके अंदर एक यहां पर एक स्मॉल पिस्टन सा मैंने लगा रखा है। अब जब ये रोटेट करके आ रहा है, ठीक है, अब इसकी रोटेशन को देखूं, एक टाइम तो आपका ये जो सर्कुलर रिंग होगा ये इस पॉइंट पर होगा, तब आपका स्प्रिंग इस पिस्टन को एक्सपैंड कर देगा, यानी कि ये ओपन हो जाएगा। लेकिन जब ये नीचे आएगा तब ये सर्कुलर रिंग इसको ढकेल के, इसको पुश करके नीचे ले जाएगा और पिस्टन आपका क्लोज हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो एक वॉल्व के मोशन की तरह है, जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन, जो कार का इंजन होता है और जो बाइक का इंजन होता है, उसमें ये चीज यूज होती है। जिसको मैं आपको अगर दिखाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से है। मान लो ये इस एक्सिस पर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, ठीक है, एक्सिस जहां पे मैंने पकड़ा है इस एक्सिस पर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, और अब अभी इस वक्त ये ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये इस मार्कर को पुश करेगा नीचे की तरफ, और ये देखो, ये यहां पर आप समझ लो कि आपका वैल्व क्लोज हो गया है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये मार्कर स्प्रिंग की वजह से ऊपर आ जाएगा, और यही आपका वैल्व मोशन होता है। तो इस सिचुएशन में ये जो सर्कुलर रिंग है ये रोटेट कर रहा है, बट इसकी एक्सिस जो है वो सेंट्रल एक्सिस नहीं है। अब हम लोग यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं करते हैं। अब देखो, ये कोई याद करने वाली चीज थोड़ी है, आप कितनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखोगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के पास एक नीड आती है कि जो जनरल बॉडीज हैं हमारे पास, जैसे सर्कुलर शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, या फिर ऐसी बॉडीज जिनको हम रेगुलर वे में यूज कर रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के एज अ डेटाबेस हम लोग रख लें। ठीक है, पॉइंट यहां पर समझ आया आप लोगों को कि हमें उसको एज अ डेटाबेस निकाल कर रखना है। तो यहां पर हमारे पास एक नीड आ गई कि आप कितना याद रखोगे, तो आप सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के एक डेटाबेस बना लेते हो। लेकिन जब ये डेटाबेस बनाने का टाइम आया तो हमारे पास अब अगेन कहते हैं कि एक जवाब के साथ एक प्रश्न जुड़ा होता है, और वो प्रश्न अब ये है कि जवाब तो हमें मिला कि हमें डेटाबेस बनाने की जरूरत है, कितनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम याद रखेंगे, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न भी निकल कर आया कि आप कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाओगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर रिंग को देखूं तो वो जो ये एक्सिस है इसका, ठीक है, अगर मैं सर्कुलर रिंग को कुछ इस तरह रखूं और सेंट्रल एक्सिस ये वाले एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, ये वन ऑफ द एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पर ये रोटेट कर सकता है, ये दूसरा एक्सिस है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक, अगर इसके रेडियस को देखूं, मैं इस रेडियस को एक लेंथ के बराबर है, ये एक लेंथ में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, आंसर है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहां पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस बना सकते हो, और हर एक्सिस पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, हर एक्सिस पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। और यहीं से एक बात समझ आती है कि एक डेटाबेस में सिर्फ एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बनाना स्टार्ट करूंगा तो देयर विल बी इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सिंगल रिंग। और यहां पर एक प्रॉब्लम अब ये आती है कि यार इतने सारे डेटाबेस, अब डेटाबेस बनाना नीड है, लेकिन इतना बड़ा डेटाबेस बनाना कि भाई यहां पर हमारे लिए एक रिंग का ही डेटाबेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा है। और अगर मैं बॉडीज को देखूं, रिंग है, सर्कुलर प्लेट है, सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, और डिफरेंट डिफरेंट रिंग है, ओवल शेप है आपके पास, एलिप्टिकल शेप है, पैराबोलिक शेप है आपके पास, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे। तो यहां पर अब इस चीज के लिए शोध करने की जरूरत थी, और यहां पर एक लॉजिकल वे में कम्युनिकेट करने की नीड थी नेचर के साथ। तो वो जो नीड निकल कर आई, उस नीड ने हमें एक बात सोचने पे मजबूर किया, क्या पैरेलल एक्सिस के बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पर इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, और मैं किसी दूसरे एक्सिस को देखता हूं कि अब मुझे इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और ये दोनों एक्सिस क्या है, यहां पर पैरेलल है,
तो क्या पैरेलल एक्सिस में यहां पर कोई रिलेशन होता है? पैरेलल एक्सिस जो होते हैं, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है? अगर होगा, देखो हम ये नहीं कहते हैं कि होगा ही होगा, हम यहां नेचर से बात करने वाले हैं और इस बात करने के दौरान अगर मुझे कोई चीज मिलेगी तो यहां पर मजा आएगा और उसकी वजह से मेरा मेरा जो सपना है एक डेटाबेस बनाने का वो पूरा होगा। अब देखो कैसे, अगर इन पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में कोई कनेक्शन होगा तो मुझे अब इनफाइनाइट एक्सिस के लिए डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी एक फिक्स एक्सिस के लिए अपना डेटाबेस बनाऊंगा और उसके पैरेलल अगर कोई एक्सिस होगा तो उस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कैलकुलेट कर लूंगा अपने उस रिलेशन की मदद से जो नेचर ने मुझे दिया है, हमने नहीं बनाया है, ठीक है, जो किसने दिया, हमको नेचर ने दिया। तो हमारे पास अब हमारी राह आ चुकी है, हमको यहां पर पैरेलल एक्सिस के बीच में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उनके बीच में उस रिलेशन को ढूंढना है, उस रिलेशन को ढूंढना है। और अगर हम कामयाब हो गए तो हमारा ये डाटाबेस बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब हम सिर्फ एक एक्सिस के लिए यहां पर किसी एक एक्सिस के लिए डेटाबेस बनाएंगे और उसके पैरेलल जो भी एक्सिस होंगे उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसी के साथ अब एक चीज आई, सिर्फ पैरेलल एक्सिस ही होते हैं? नहीं, अगर मैं इस रिंग को देखूं तो वो इसके परपेंडिकुलर जो इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा था इस एक्सिस पर भी वो रोटेट कर सकता है, तो हम इस एक्सिस पर भी कर सकते हैं। और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस मिला आपको और उसके पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस हो गए। तो यहां पर अब टाइम आ गया है कि आप पैरेलल एक्सिस को भी ऑब्जर्व करोगे, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑब्जर्व करोगे और परपेंडिकुलर एक्सिस पर भी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑब्जर्व करोगे। और अगर नेचर में कुछ होगा तो वो डेफिनेटली हमको नजर आएगा जब हम नेचर से मैथमेटिकली बात करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक, इनफाइनाइट डेटाबेस ना बनाना पड़े और फायदा भी नहीं है आपका इनफाइनाइट डेटाबेस अगर आप बनाओगे तो फायदा क्या, एक ही रिंग का डेटाबेस बनाते बनाते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भी हम उस डेटाबेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंफिनिटी का कोई अंत नहीं होता है। तो यहां पर हम लोगों ने कहा कि यार चलो अब पैरेलल एक्सिस जो है हमारे उनके बीच में कोई रिलेशन ढूंढते हैं और अगर रिलेशन होगा तो मैं वो कौन सा एक्सिस लूं जिसको मैं अपने डेटाबेस में डालूंगा। दो पॉइंट आ गए मेरे पास, जो मुझे ऑब्जर्व करना है वो ये है कि पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई रिलेशन है, पहला पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया, मैं वो कौन सा पॉइंट लूं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे डेटाबेस में डालना होगा। तो मैंने अपने आप से पहले दूसरे सवाल का जवाब दिया और वो ये था कि अगर मुझे पैरेलल एक्सिस के बीच में, पैरेलल एक्सिस जो है इनके बीच में कोई रिलेशन मिलता है तो मैं अपने डेटाबेस में सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही हैं, ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहे हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेटाबेस बना लूंगा और बाकी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी मदद से मैं निकालूंगा अगर मुझे कोई रिलेशन मिलता है तो यहां पर मैंने एक सॉलिड बॉडी ली, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसका एक्स एक्सिस बना लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे डेटाबेस में सेंटर ऑफ मास यूज करना है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का, ठीक है। अब इसे 3 एक्सिस पास होंगी हमारी, जो 3 मेन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड आपका जेड एक्सिस, ठीक है, तीनों एक्सिस हमने पास कर दी। अब हम यहां पर कहें तो सबसे पहली चीज जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, सारी ऑब्जर्वेशन ही तो करनी है हमें, यहां कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ नेचर से बात करनी है। क्योंकि मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूं उन एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तो सेंटर ऑफ मास से मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पास करा दिया। अब यहां पर जो डेटाबेस में मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो डेटाबेस में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलोंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलोंग। और क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास पे है तो हम यहां पर नॉट नॉट लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे, या फिर हम इसको जनरल लिख देंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस इज योर आई नॉट, ठीक है। बट यहां पर ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है बॉडी की सिमेट्री पे। अगर स्फीयर है तो तीनों एक्सिस पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक्सिस पर क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। चलो तो अब देखो, अगर हम अपनी बात पे आगे जो हमने अभी तक बातें करी हैं उन बातों पर फोकस करें तो हमको डेटाबेस बनाना है सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रही है उन पे, और हम यहां पर एक रिलेशन ढूंढना चाहते हैं, मिला नहीं है, ढूंढना चाहते हैं। अगर मिल गया तो मेरा काम बनेगा, नहीं मिला तो फिर हम ये काम कर ही नहीं सकते, हम डेटाबेस बना ही नहीं पाएंगे। जो जब हमें जरूरत होगी जिस एक्सिस पर, हम उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के अपने मशीन में उस बॉडी को यूज करेंगे कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंगली इसका आई की वैल्यू इतनी आ रही है। लेकिन अब देखो इस सेंटर ऑफ मास पे मैंने लिया, तो यहां से जो चीज मैं देख पा रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहां पर देखूं किसके, सेंटर ऑफ मास के, तो वो क्या है 0, 0, 0, 0।
क्योंकि भाई मैंने सेंटर ऑफ मास पे ही अपना ओरिजिन लिया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पास हो रहा है, तो तीनों कहां कोइंसाइड हो रहे होंगे, हमारे ओरिजिन पर कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मेरा सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां लाई करता है, ओरिजिन पर लाई करता है। इसका मतलब कि अगर मैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, जो कि क्या है मेरे पास, समेशन ऑफ एम आई, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, इसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये क्या बताता है आपको, कोऑर्डिनेट बताता है। सिमिलरली समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, दैट विल आल्सो बी 0। समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई, दैट विल आल्सो बी 0। तो अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम नेचर से, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उस हिसाब से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एम आई एक्स आई का सम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई, ये क्या होने वाला है, 0। तो भाई यहां पर इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो तीनों में मुझे क्या आंसर मिला कि समेशन ऑफ एम आई एक्स आई मेरे पास क्या है, 0, समेशन ऑफ एम आई वाई आई क्या है, 0, समेशन ऑफ एम आई जेड आई क्या है, मेरे पास 0 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि यार हम बॉडी को रोटेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक्सिस पकड़ेंगे, कोई भी एक एक्सिस पकड़ेंगे। तो हमने ये जेड एक्सिस पकड़ा, हमने कहा इस एक्सिस पर ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो। इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेना, उसको अपने डेटाबेस में रख लेना। तो इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो निकल कर आया आई नॉट, लेट से। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे लिए क्या होगा, नोन होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि यहां पर अभी मैं सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे लिए क्या है, नोन। ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रहा है, जो यहां पर मैंने जेड एक्सिस लिया है, ये मेरे लिए नोन है। एज सिंपल एज दैट। मैं यहां एक्स एक्सिस भी चूज कर सकता हूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं कैलकुलेट करके रखूंगा और तब उसके बाद मैं पैरेलल एक्सिस पे स्टडी करूंगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नोन होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नोन होगा। तो मेरे पास तीनों एक्सिस हैं, तीनों में से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर जेड एक्सिस को चूज कर लिया। ठीक है, अब देखो मैंने जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर एक पार्टिकल लेता हूं। ठीक है, एक पार्टिकल मैं सेलेक्ट करता हूं। लेट से मैंने ये वाला पार्टिकल ले लिया जो बॉडी के अंदर है। अब इसके पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स आई वाई आई जेड आई। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स आई वाई आई जेड आई, ये इसका कोऑर्डिनेट है। मतलब एक्स में कोऑर्डिनेट एक्स आई, वाई में कितना दूर है ये ओरिजिन से, दैट इज वाई आई, जेड में कितना दूर है जेड आई। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट और इसका मास ले लूंगा मैं, जो कि हो गया एम आई। मास एम आई, ith पार्टिकल है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई जेड आई। ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे चाहिए एक पैरेलल एक्सिस जिसके अलोंग मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर पैरेलल एक्सिस क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे ही एक्स एक्सिस को एक्सटेंड किया, वाई एक्सिस को एक्सटेंड किया, जेड एक्सिस को ऐसे बनाया। मैं एक्स एक्सिस पर ही एक पैरेलल एक्सिस ले लेता हूं। एक्स एक्सिस में थोड़ा पीछे जाता हूं, कितना पीछे जाता हूं, ओरिजिन से मैं डी डिस्टेंस पीछे जाता हूं। ठीक है, ओरिजिन से मैं डी डिस्टेंस पीछे आ गया और यहां पे मैंने जेड एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस और बना ली। ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल मैंने एक एक्सिस और बना ली और अब मैं इस बॉडी का रोटेशन इस एक्सिस के अलोंग देखूंगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालना चाहता हूं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल चुका हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता नहीं है। अब पहले हम क्या करते हैं, आई नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे यही तो करना है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, दैट्स इट। यही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो z एक्सिस के अलोंग अगर मैं एक पार्टिकल को देखता हूं तो उसका रेडियस क्या होगा। अब इस बात को समझना, ये यहां पर ओरिजिन है, यहां से मैं x डिस्टेंस आगे बढ़ा, y डिस्टेंस ऊपर गया और z जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। वो कहां आ रहा है, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो यहां से इस बॉडी को देखना, इस बैटरी को देखना आप, ये ओरिजिन है, एक्सिस जो है आपकी, एक्सिस जो है वो देखो ये वाली है, जेड एक्सिस लिया मैंने, ये मार्कर जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और इसमें ये जेड एक्सिस पर यहां आ जाता है। ठीक है, अब जो ये रोटेट करेगा जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, थोड़ा मार्कर के पास रखता हूं, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। तो इसका जो रेडियस होगा उसमें जेड कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं है, इसका रेडियस सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। चाहे वो यहां पर, चाहे आप जेड एक्सिस पे उसका जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी रख लो, यहां रख लो। तो ये देखो मैंने बोर्ड पे रखा, तो इसका मूवमेंट इसका रोटेटिंग रेडियस क्या है, ये रेड कलर वाली लाइन। थोड़ा आगे रख लो तो भी रोटेटिंग रेडियस क्या होगा, रेड कलर वाली लाइन। थोड़ा और आगे रख लो तो भी रोटेटिंग रेडियस क्या होगा, रेड कलर वाली लाइन। यानी कि आपको यहां पर रेडियस को ऑब्जर्व करना है और यहां पर जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो और वो ये है कि आपका यहां पर अगर जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हो तो लेट से ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट था, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट था। देखो एक्स के पैरेलल गए, वाई के पैरेलल गए, अब मैं जेड में ऊपर चला जाता हूं तो इसका जो रेडियस होगा वो एक्स वाई प्लेन में जो ये लाइन बन रही है यही उसका रेडियस होगा। ये देखो दोनों यहां पर पैरेलल और इक्वल आ रहे हैं। तो यहां पर इस एक्सिस के अलोंग जब ये रोटेट कर रहा है तो इसका जो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बन रहा है जो कि कुछ इस तरीके से होगा, उसका रेडियस
उसका रेडियस यहां क्या निकल कर आएगा, रेडियस निकल कर आएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये डेरिवेशन है? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पर कहूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अब यहां पर जो रेडियस बन रहा है वो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वाई एक्सिस पर वो कहीं पर भी आ जाए उसका रेडियस जो होगा वो एक्स और जेड पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इस बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करता, लेट्स से मैं इस बॉडी को एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करता, तो इसका रेडियस क्या होता? इसका रेडियस आपको देखो ऑब्जर्व करना होगा ध्यान से। अगर ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करती इस तरीके से, तो इसका जो रेडियस होता एक्स एक्सिस पर वो ये रेड कलर वाली लाइन होती, जिसमें कोऑर्डिनेट आता वाई और जेड। इसको आप जूम करके भी देख सकते हो यूट्यूब पर। इसका जो कोऑर्डिनेट आता, अगर ये इसका रेडियस होता, ये थोड़ा ऐसे बन गया, ये इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप यहां देख लो, ये एक्स एक्सिस है, ये रहा पार्टिकल, ठीक है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये उसका जेड कोऑर्डिनेट है, ये एक्स का लेंथ है, ये वाई में लेंथ है, ये जेड में लेंथ है। अगर ये आपका एक्स एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता तो आपका रेडियस ये वाला होता, जो कि होता वाई आई जेड आई, यानी कि रेडियस होता एक्स आई सॉरी वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी जिस एक्सिस पर वो रोटेट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट छोड़ के बाकी दोनों कोऑर्डिनेट से उसका रेडियस बन रहा है, और ये ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। अब आप इसको भी देखो, अगर मैं यहां पर देखूं, टू डायमेंशन में देखूं, ये पार्टिकल है, अगर ये वाई एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता, इसका कोऑर्डिनेट होता एक्स आई वाई आई, तो इसका जो रेडियस होता, अगर ये वाई एक्सिस पर रोटेट करता तो इसका रेडियस होता एक्स आई, लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस पर रोटेट करता तो इसका रेडियस होता वाई आई। तो ये ऑब्जर्व करके चीजें हमें ढूंढनी है, ना कि इनको याद करना है। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, हमने रेडियस को देख लिया, और अब हम यहां पर इस बात को जरा फील करना। देखो, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अब हम कम्युनिकेट करके चीजों को समझ रहे हैं, और अब हम रेडी हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करने से पहले मैथमेटिकली बात करना है, और सिंप्लीफाई करना तो हमें 6th 7th 8th ग्रेड में सिखा ही दिया जाता है। तो अब बचा क्या है? सिंप्लीफाई करना। तो अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं अबाउट जेड एक्सिस, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट का जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या है? वो ये रहा, ठीक है। तो आई नॉट अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा? आई नॉट विल बी समेशन ऑफ एम आई, उसका रेडियस क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। और आपको क्या करना है? रेडियस का स्क्वायर करना है, तो यहां से अंडर रूट हटा दो, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। इसका सम करोगे आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रहा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, काम खत्म। मैं इंटीग्रेट करके फाइनल वैल्यू तक नहीं जा रहा हूं, दिस इज, इसी को सिंप्लीफाई करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और ये है मेरे पास अपना डेटा नंबर 1 था ये, अब इसको कह दो डेटा नंबर 2। ये इंफॉर्मेशन मुझे अब मिल चुकी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हम चलते हैं उस एक्सिस पर जो मैंने एक्स एक्सिस पर डी डिस्टेंस, यहां से मैंने डी डिस्टेंस पीछे लेके गया था, ठीक है, ओरिजिन से मैं डी डिस्टेंस पीछे गया था। अब ये मेरा नया एक्सिस है, अब ये मेरा नया एक्सिस है जिस पर ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो अगेन इस एम आई एक्स आई, ये जो एम आई पार्टिकल है, इसका रेडियस क्या होगा इस एक्सिस के अलोंग, जब मैं इसको इस एक्सिस पर रोटेट करवाऊंगा, न्यू एक्सिस पर रोटेट करवाऊंगा। तो अब देखना, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें अगर आप देखोगे, ये लेंथ कितनी है? एक्स आई, ये लेंथ कितनी है? डी, ये लेंथ कितनी है? वाई आई, और ये लेंथ कितनी है? जेड आई, क्योंकि ये जेड के पैरेलल है, ये जेड के पैरेलल है। अब उसी चीज को यहां पर ऑब्जर्व करो, पिछली बार आपने ये एक्स आई लिया था, ये वाई आई लिया था, ठीक है, और आपके पास जो रोटेटिंग एक्सिस था वो ये रहा, वो जेड आई वाला रोटेटिंग एक्सिस था। अब आप एक्स आई में थोड़ा सा पीछे चले जाते हो, ठीक है, एक्स आई में आपके आ गए, थोड़ा सा पीछे आ गए, और अब ध्यान से देखना, तो यहां पर ये था ओरिजिन आपका, यहां पर आप डी डिस्टेंस पीछे आ गए। अब पिछली बार आपका रेडियस क्या था? पिछली बार आप यहां पे जो एक्सिस है उस पर रोटेट कर रहे थे, तो आपका रेडियस ये था। अब जो आपका रेडियस होगा, अब आप इस एक्सिस पर रोटेट कर रहे हो, ये रही आपकी एक्सिस, तो आपका रेडियस क्या होगा? ये वाला होगा, एज सिंपल एज दैट। तो भाई ये वाली लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई एक्स आई प्लस डी, ये लेंथ आ गई आपके पास एक्स आई प्लस डी, और ये लेंथ तो आपके पास वाई आई ही है, ठीक है, वाई आई ही है। अब ये बॉडी चाहे यहां पर हो, पार्टिकल यहां हो, चाहे उसका जेड कोऑर्डिनेट हो, स्टिल वो इस नए एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। आप इस बात को फील कर सकते हो, ठीक है, खुद करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी इतना मुश्किल चीज नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो रेडियस है वो कितना होगा? वो ये रहा, न्यू रेडियस आपके पास ये रहा, जो कि आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बना रहा है। तो वो क्या आ गया आपके पास? एक्स आई प्लस डी का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर का अंडर रूट। सो न्यू रेडियस, न्यू एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या निकल कर आया? न्यू रेडियस आपका न्यू एक्सिस के अलोंग निकल कर आया एक्स आई प्लस डी का स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और अब आपको क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू एक्सिस पर आपने उसको आई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, जो कि क्या होगा? समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर। आर आई उस पार्टिकल का रेडियस क्या है? ये रहा, जिसका स्क्वायर करूंगा तो ऑब्वियसली अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स आई प्लस डी का स्क्वायर
प्लस वाई आई का स्क्वायर, यहां पर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ये रहा, ब्रैकेट यहां लगेगा, माफ करना, ये रहा, ठीक है। अब देखो, अब जस्ट मेरा काम हो चुका है, नेचर से जो बात करनी थी कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू एक्सिस पर निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उस पर भी निकाल लिया। अब मेरा काम क्या है, इनको सिंप्लीफाई करके डिस्कवर करना कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है तो गुड, नहीं है तो बैड, तब मैं डेटाबेस नहीं बना पाऊंगा। तो अब देखते हैं इनके बीच में कोई रिलेशन, इसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करूं, पहले इसको ओपन करते हैं। तो I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई, यहां पे ब्रैकेट में इसको ओपन करता हूं, एक्स आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dxi प्लस यहां पर रब करते हैं वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। जो आता है हमें वही करेंगे, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। तो एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर, ये मुझे नजर आ गया, तो मैंने कहा कि भाई इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, वाई आई स्क्वायर, यहां से हटाता हूं इसको, प्लस यहां समेशन सब में रहेगा, समेशन ऑफ एम आई डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई 2dxi। अब देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एम आई को कॉमन ले सकता हूं, एम आई को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो एम आई समेशन ऑफ एम आई कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। जो देखो इन चीजों को स्टेप्स मत मानना, ये मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि हमें वो आदत लग जाती है चीजों को स्टेप्स की तरह याद करने की, बट आपको स्टेप्स की तरह थोड़ी, ये सिंप्लीफिकेशन है, जो हमें आता है वही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। यहां से कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये चीज मुझे इसकी तरह नजर आने लगी है, तो अब इसकी जगह मैं आई नॉट लिख सकता हूं, और अगर मैं आई नॉट लिख सकता हूं तो ये किसके बराबर है, ये तो आई के बराबर है ना, तो आई और आई नॉट के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। तो आगे वाला पार्ट लिखता हूं मैं, समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, डी स्क्वायर जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, डी क्या है, एक फिक्स दूरी तो है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर समेशन के बाहर कॉमन आ गया। अब यहां पर भी 2d कांस्टेंट है, 2d बाहर ले लेते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई। अब बढ़ते हैं आपके अगले पार्ट पर, जो क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या आप नेचर से बात कर सकते हो, वो चीज आपको यहां पर अप्लाई करनी है। तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रही है उसके इक्वल है। तो भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस समेशन ऑफ एम आई, हर एक पार्टिकल का सम किसके बराबर होगा, टोटल मास के बराबर, तो ये हो गया कैपिटल एम डी स्क्वायर, प्लस यहां पर आते हैं 2d समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, क्योंकि भाई जो आपने ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई उस केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसलिए डेटाबेस में हमारे लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट भी हो गया, और उसकी वजह से जो न्यू एक्सिस पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके बीच में जो रिलेशन निकल कर आया वो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन निकल कर आया, और वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, तो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, खत्म, 0 बन जाएगा। और न्यू एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी एक्सिस नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता तो यहां पर 2d mi xi की वैल्यू 0 नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये याद नहीं करना है, बात फील करनी है कि भाई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के एक्सिस पर लिया, इसीलिए एम आई एक्स आई की वैल्यू 0 है। अगर मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस को लेता और उसको एज अ डेटाबेस में यूज करना स्टार्ट करता तो एम आई एक्स आई की वैल्यू 0 नहीं आती। और अगर मैं ये काम करता भी तो मुझे खुद ये रियलाइज हो जाता कि भाई आप एक काम करो ना, डेटाबेस में सेंटर ऑफ मास वाला ही एक्सिस लो, क्योंकि उस केस में आपको ये तो आप किसी और एक्सिस पर भी सॉल्व करते अपने डेटाबेस के लिए, तो ये आपको दिखता, और जब ये दिखता तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता, वैज्ञानिक मानसिकता के साथ सोचो कि यार अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही हैं उन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेटाबेस में सबसे बेस्ट एक्सिस कौन सी हुई, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हैं, इसलिए यहां पर वैल्यू 0 हो गई। अब मेरा काम करना आसान हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकता हूं। अब मुझे इस लंबी प्रक्रिया से बार बार गुजरने की जरूरत नहीं होगी, और अब मैं अपना वो सपना जिसमें मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूं पूरा कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, कुछ जो बॉडीज जिनको मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पर बना के डेटाबेस में रख लूंगा। अगर किसी और एक्सिस पर मुझे उसको यूज करना हुआ तो मैं यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या कर लूंगा, अपने यहां पर उस जिस एक्सिस पर मुझे निकालना है कैलकुलेट कर लूंगा, और मेरा काम यहां पर इजीली हो जाएगा। और उसको एज एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब देखो रीजन भी पता चल गया, नीड भी पता चल गई, और निकालना भी कितना ज्यादा आसान है। और ये देखो, मैं ये जानता हूं कि एक सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रल एक्सिस पर क्या होता है, mr स्क्वायर।
ठीक है, काम खत्म। अब मैंने कहा कि यार एक काम करो, इसका जो एंड पॉइंट है यहां पर एक एक्सिस लो, इस एक्सिस पर इसको रोटेट कराओ। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब हर एक पार्टिकल का रेडियस निकालूं, एक टेडियस प्रोसेस होगा, लेकिन अब इस डिस्कवरी के साथ ये काम कितना आसान हो गया। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है, ठीक है। और इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एक रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर है। अगर ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने खोजा ही सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के हिसाब से है, आपने वो रिलेशन ही वहीं पर खोजा है। तो इसको एज अ स्टेटमेंट याद करते हैं बच्चे, वो नहीं करना है आपको, इसको फील करना है। जो किया है उसी के हिसाब से तो फॉर्मूला हमें मिला है ना नेचर से, उसी के हिसाब से तो हमको नेचर ने रिजल्ट दिया है। तो यहां पर ये देखो कि mr² जिस एक्सिस पे है वो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास पे है, इसलिए मैं ये अप्लाई कर सकता हूं। और अब यहां पर मैं सेंटर इसको देखूं, अगर मैं इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है तो ये बन गया मेरा I0, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, देन I विल बी I0 प्लस टोटल मास ऑफ रिंग मल्टीप्लाई उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कि d², यहां पर हमने d लिखा है और यहां पर d की वैल्यू क्या है r, तो mr²। तो I विल बी I0 क्या है mr² प्लस mr², और यहां पर ये निकल कर आ गया 2mr²। ये लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, कितना आसान काम है। तो देखो डेटाबेस का डेटाबेस बन गया, और किसी भी एक्सिस पर अगर अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो मेरा काम हो जाएगा। मान लो r/2 पर निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r/2, तो यहां पर सिंपली वो क्या हो जाएगा r²/4, और यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 4 + 1 5 mr²/4, काम खत्म। तो देखो इनफाइनाइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने से हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमने ये सोचा कि देखते हैं इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, और हमारी सोच ने हमारी राह को सफलता की तरफ बढ़ा दिया, और हमें नेचर ने रिजल्ट दिया। नेचर में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इट्स जस्ट कि हमको उसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और उसकी भाषा मैथमेटिक्स है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज की तरह स्टडी करना है, ताकि आप नेचर से बात कर सको। यही आपका मेन टास्क रहेगा मैथमेटिक्स के लिए। और साइंस का मतलब है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, नेचर की भाषा मैथमेटिक्स के जरिए उससे बात करना। रिजल्ट और लॉज वो खुद आपको परोस के देगा, और आपको वो चीजें समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि वो चीज आपने ऑब्जर्व करी है, और जो चीज आप ऑब्जर्व करते हो और सेल्फ ढूंढते हो वो चीजें आप कभी नहीं भूलते हो। लेकिन जो चीजें आप याद करते हो, आप हमेशा कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हो कि कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है। जब माइंड में कंफ्यूजन रहेगा तो वो चीजें फॉरगेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप भूलना स्टार्ट करोगे। और जब आप भूलना स्टार्ट करोगे तो जब आप किसी एग्जाम को देने जाओगे तो वो एग्जाम जो कि 0 + 0 = 0 जितना मुश्किल था, वो वो आपके लिए d/dx ऑफ sin e to the power log x² to the power 3³ इस तरह का बन जाएगा। तो सारा खेल सही डायरेक्शन का है, हमें डायरेक्शन को चूज करना है और कुछ नहीं। चीजें आसान हैं, हम गलत रास्ता चुन के उसको मुश्किल करते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने ढूंढ लिया, क्योंकि यहां पर पैरेलल एक्सिस के बीच में हमने ऑब्जर्वेशन करी थी। अब इसी तर्क पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यार परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में भी कोई रिलेशन होगा। तो जवाब क्या है कि अभी नहीं पता, लेकिन हाँ हम स्टडी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और क्या पता हमें कोई रिजल्ट मिल जाए, क्या पता हमें कोई रिजल्ट मिल जाए। तो हमने यहां पर जब स्टडी करना स्टार्ट किया, 3 डायमेंशनल बॉडी हमने ली, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी हम लेते हैं। अब देखो मैं यहां पर डायरेक्टली ये नहीं बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए होता है। हमारा काम है स्टडी करना, हमारा काम क्या है? स्टडी करना। तो हम पहले उस चीज को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमें नेचर ने क्या चीजें बताई, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिसीजन बनाएंगे। जिनको हम याद करते हैं बुक्स में से पढ़ पढ़ के, वो हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसके ये कह लो कि डिसीजन मेकर खुद हैं। अगर हम डिसीजन मेकर खुद हैं तो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर डिसीजन बनाएंगे। तो अगर वो उसके अनुकूल होगा तो अप्लाई किया जाएगा, नहीं होगा तो अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने एक 3 डायमेंशनल बॉडी ली, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। यहां पर 3 डायमेंशनल बॉडी इस तरीके की एक बॉडी ले ली जिसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तीनों एक्सिस लाई करते हैं, और तीनों एक्सिस पर मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो उसके तीनों कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हमारा काम है उसको ऑब्जर्व करना। तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस बनाता हूं और इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लेता हूं एक्स आई, वाई आई, जेड आई। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को लिया मैंने। अब मैं यहां पर क्या करता हूं? इस पे अपना एक ये कह लो कि वाई एक्सिस भी बनाता हूं। ठीक है, वाई एक्सिस बनाता हूं। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको तीनों एक्सिस दिखाता हूं आपको। ठीक है, तीनों एक्सिस। तो ये रहा मेरे पास एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लो, और मैं यहां पर ले लेता हूं अपना, ये रहा मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं किसके अलोंग? आई एक्स के अलोंग। ठीक है, आई एक्स के अलोंग निकालता हूं, और फिर आई वाई के अलोंग निकालूंगा।
आई वाई के अलॉन्ग और फिर आई जेड के अलॉन्ग। और ये किस जगह से पास किया है मैंने? सेंटर ऑफ मास से पास किया है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में तो मैं सेंटर ऑफ मास वाला ही रखूंगा। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से निकालता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस से निकालता हूं, तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या होगा आपके पास? वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। ये देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया था, रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस, रेडियस अलोंग वाई एक्सिस लू तो वो क्या आएगा? एक्स आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। यहां पर आएगा मेरे पास जेड आई का स्क्वायर, और रेडियस अलोंग जेड एक्सिस लूंगा तो क्या आएगा? एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। ठीक है, जितना पता है वो लिखता गया मैं, क्योंकि मुझे उस गणित के जरिए उसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस देखूं अगर मैं, ठीक है, तो आई एक्स अगर मैं इसको देखता हूं तो वो क्या आता है? समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, आर आई स्क्वायर। आर आई क्या है यहां पर? आर आई है मेरे पास, अलोंग एक्स एक्सिस लिया है तो रेडियस अलोंग एक्स एक्सिस लूंगा तो वो आएगा मेरे पास वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं देखता हूं तो वो आता है समेशन ऑफ एम आई मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, जो कि आएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का, सॉरी यहां पर जेड आएगा, जेड आई का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस लेता हूं तो वो आएगा समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। अब मेरे पास तीनों एक्सेस, अब ध्यान से देखो इस बात को समझना, ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये तीनों एक्सिस पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब मेरा काम कोई डेरिवेशन थोड़ी है, मेरा काम है इन तीनों को ऑब्जर्व करना और देखना कि भाई आपके बीच में कोई रिलेशन है, आप लोगों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो मैं यहां पे ज्यादा से ज्यादा अब क्या कर सकता हूं? इन्हीं तीनों को देखता रहूंगा, कुछ सोचता रहूंगा, कोई आइडिया अगर दिखेगा मुझे, कोई समीकरण नजर आएगा तो बस वही समीकरण मेरा रिजल्ट है और कुछ नहीं। तो मैं यहां पर अगर देखता हूं तो एम आई एक्स आई का स्क्वायर है, यहां पर भी एम आई एक्स आई का स्क्वायर है। पैटर्न्स ढूंढने हैं मुझे, इन दोनों को देखा, चलो यहां पर वाई और जेड में ये सेम आया, लेकिन यहां पर जेड आई का स्क्वायर है और यहां पर वाई आई का स्क्वायर है। अब यहां पर अगर मैं, ठीक है, एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई स्क्वायर लाना चाहता हूं तो अगर मैं इसको इससे ऐड करता हूं तो जेड आई वाला 2 बार ऐड हो जाएगा, तो वो तो गायब हुआ नहीं। ठीक है, वो गायब हुआ नहीं, तो मैं यहां पर अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं और यहां पर आप जो चीज नोटिस कर पाओगे वो ये नोटिस कर पाओगे कि इनके बीच में कोई समीकरण मिल ही नहीं रहा है। अगर मुझे ये चीज इन दोनों से बनानी है, इन दोनों से ये चीज बनानी है ताकि आई जेड आई एक्स और आई वाई में कोई रिलेशन आ जाए, तो वो नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर लिखूंगा लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? 2z आई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो इनके बीच में कोई रिलेशन आपको नजर नहीं आया, इनके बीच में आपको कोई रिलेशन नजर नहीं आया। तो जब नहीं आया तो कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई रिलेशन है ही नहीं। तो हमने कहा कि यार अगर कोई रिलेशन नहीं है तो अब क्या किया जाए? हमने कहा कि बस यहीं पर स्टॉप हो जाओ। नो रिलेशन मीन्स नो रिलेशन। भाई नेचर में जो चीज है वो मिलेगी आपको, जो चीज नहीं है वो आपको नहीं दिखेगी, या फिर और कोई मैथमेटिक्स होगी, वो मैथमेटिक्स का ज्ञान अभी मेरे पास नहीं है। जब मिल जाएगा तब इनके बीच में वो रिलेशन ढूंढूंगा कि भाई इन तीनों इक्वेशंस को मैं किस तरह से कनेक्ट कर पाऊं। सो मेरे पास इस वक्त वो भाषा नहीं है जो कि मुझे काबिल बनाती है इस परिस्थिति से बात करने के, इनके बीच में कोई रिलेशन ढूंढने की, तो वो रिलेशन मुझे नहीं मिल रहा है। अब मैथमेटिक्स में मेरे पास एक चैलेंज आ चुका है, तो मैं इस डोमेन में रिसर्च करना स्टार्ट कर दूंगा और जब मिल जाएगी तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स रियलिटी में एक्चुअली में इसी तरह काम करती है। फिजिसिस्ट नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं, जितनी मैथमेटिक्स आती है उसके जरिए बात करते हैं, और जब कहीं वो अटकते हैं तो फिर वो मैथमेटिक्स में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उनको वो आंसर मिल जाता है तो उसके साथ उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहां पर कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर अभी के, अगर मैं साइंटिफिक वे में बात करूं तो इस सिचुएशन में अभी के लिए मेरे पास इनके लिए कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं यहां पर स्टॉप कर दूंगा अपने आप को, ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि 3 डायमेंशनल बॉडी जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट है हर एक पार्टिकल के, उन बॉडी में परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में कोई रिलेशन मैं ढूंढ नहीं पाया, मैं ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, तो यहां पर मेरा रिजल्ट क्या है कि मैं इनके बीच में रिलेशन ढूंढ नहीं पाया। तो अब मैंने कहा कि यार अब 3D में तो नहीं ढूंढ पाया मैं, तो एक स्टेप नीचे चलते हैं, तो वहां पे देखते हैं शायद मुझे कोई रिलेशन मिल जाए। तो एक स्टेप नीचे आए हम लोग, एक स्टेप नीचे आए हम लोग, और यहां पर ये जो फिगर है, इस फिगर को अब हम लोग 3D से क्या करेंगे? 2 डायमेंशनल बना देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? 2 डायमेंशनल बना देंगे। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, अब एक 2 डायमेंशनल बॉडी ले लो। अब ये 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ? ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई करता है। ये कहां लाई करता है? एक्स वाई प्लेन में ही लाई करता है, यानी कि इसकी कोई थिकनेस नहीं है। 3D में तो हम असफल रहे, हम नहीं ढूंढ पाए, हमारे पास अभी गणित का वो ज्ञान था ही नहीं जो उन तीनों के बीच में रिलेशन बता पाए, तो हम नहीं ढूंढ पाए।
अगर बन जाएगी गणित में, हम उस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे तो शायद हमें उनके बीच का भी कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिला। तो हम एक स्टेप अपने आप को नीचे लेकर आए कि भाई 3D में नहीं ढूंढ पाए, अब 2D में चलते हैं। तो 2D में गए तो ये जो बॉडी है ये एक प्लेनर बॉडी है। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई करता है, लाइन के बाद आता है प्लेन, प्लेन के बाद आता है वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल आपका। तो ये प्लेन में लाई करता है, यानी कि इस बॉडी पर मौजूद हर एक पार्टिकल आपका XY प्लेन में लाई करता है, XY प्लेन में रहता है। तो इन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, XI YI। मैंने इसको कहां रखा है, सीधा प्लेन पर रखा है, Z में इसका कोऑर्डिनेट मैंने 0 ले लिया है, या फिर आप इसको उठा के किसी हाइट पे ले जाओ तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उस चीज को भी ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है चीजों को ऑब्जर्व करना। तो मैं इसको एक हाइट पे लेके जाता हूं और सिमिलर फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। तो आप ऐसा समझो ये दोनों सिमिलर फिगर है। तो अब यहां पे जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा XI YI ZI। सिंपल। अब मैं बात करूं इनके रेडियसेस की, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उन्हीं के बीच में देखना है। तो Ix निकालेंगे, तो Ix के लिए मेरे पास रेडियस देखो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाए तो ये क्या आ जाएगा, YI इसका रेडियस है। y पे जब मैं निकालूंगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये देखो XI मेरे पास रेडियस हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस ये क्या हो जाएगा, Ix, जो कि हो जाएगा समेशन ऑफ mi, रेडियस क्या है YI का स्क्वायर। तो यहां पर ये तो हो गया पुरानी रेडियस, इनको हटाता हूं, रेडियस अलोंग x एक्सिस इज YI, रेडियस अलोंग y एक्सिस इज XI, रेडियस अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो पहले XI YI का निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस आ गया, समेशन ऑफ mi XI स्क्वायर। अब बढ़ते हैं z एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने के लिए, और साथ ही साथ ऊपर वाले फिगर का भी, जो कि बॉडी सेम है, बस उसके पास z कोऑर्डिनेट भी है, दैट इज ZI। ठीक है, और यहां पर ZI जो है वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस देखो अगेन, इसका रेडियस भी क्या होगा YI, और यहां पर होगा XI। तो ये हो गया YI। यहां पे मैं क्या करता हूं, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लेता हूं देखने के लिए, और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लेता हूं। तो ये बन जाएगा XI, ये बन जाएगा YI। तो रेडियस सेम टू सेम है। अब यहां पर नीचे आते हैं वापस से, इसका z एक्सिस के अलोंग रेडियस क्या होगा, जब ये पार्टिकल z एक्सिस पर रोटेट करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, ये लेंथ है XI, ये लेंथ है YI, तो ये लेंथ क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। तो यहां पर भी रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। Z से कोई मतलब ही नहीं है, और ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी ऑब्जर्व किया था। Z एक्सिस के अलोंग जब रेडियस लोगे तो वो XI और YI पर ही डिपेंडेंट होगा। तो यहां पर रेडियस क्या आया, अंडर रूट ऑफ XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर, और यहां दूसरे वाले केस के लिए भी आपका रेडियस है XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले के लिए भी वही रेडियस है, ऊपर वाले के लिए भी वही रेडियस है। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग Z एक्सिस विल बी समेशन ऑफ इस mi और इसका स्क्वायर। तो mi लिखा, स्क्वायर किया मैंने, यहां पर है XI स्क्वायर प्लस YI स्क्वायर। और अब मैं उस काबिल हूं कि मैं इनके बीच में रिलेशन ढूंढ पा रहा हूं, और वो रिलेशन क्या है, IZ इज इक्वल टू mi XI स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ mi YI स्क्वायर, क्योंकि यहां तो ब्रैकेट है, और ये देखो इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। तो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। और यही चीज हमने थोड़ी शायद अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हम फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, ये वाला पार्ट हमने वहां पर भी डिस्कवर किया था, जब हम 3 पार्टिकल सिस्टम, सेकंड लेक्चर में 3 पार्टिकल सिस्टम का जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, और वो भी प्लेनर था, इसलिए ये रिजल्ट हमें वहां भी दिखा था और यहां पर भी दिख रहा है। तो इट मींस कि यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस में जो रिलेशन है वो हमें कहां मिला, वो हमें मिला प्लेनर बॉडी में। तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहां लिखूंगा, प्लेनर बॉडी में मिला। हम इसको याद करते हैं, बट हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें वो आता है तो वही करना है, और जो ज्ञान हमको नेचर दे रहा है उसको अपना इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ढूंढ कर लिखना है। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो अब हम ये बोलने वाले हैं, यही बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो प्लेनर बॉडीज पे वर्क करता है। अब बुक्स में पढ़ोगे तो आपको यहां पे कंडीशन दिया जाता है, नोट दैट दिस एक्सिस थ्योरम वर्क्स ओनली फॉर प्लेनर बॉडी। क्यों, इसलिए हमने इन चीजों को क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया। तो भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका प्लेनर बॉडी पर वर्क करेगा। और वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे हमने एक और चीज थी जो एज ए इंफॉर्मेशन लिखना है, आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोमेंट आई नॉट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये देखो, इन चीजों को हम याद करते हैं, पर क्यों जरूरत है याद करने की, आपका काम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, वो निकालना आपको आ चुका है। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए पैरेलल एक्सिस को ऑब्जर्व किया, परपेंडिकुलर एक्सिस को ऑब्जर्व किया। पहले 3D में किया, परपेंडिकुलर में सफल नहीं हुए, फिर आपने एक स्टेप नीचे लेकर आए, अपने आप को प्लेनर पे किया, और प्लेनर पे आपको सफलता मिल गई। तो यही बन गया आपका फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और फिर इसी की मदद से आपके दिमाग में एक बात और स्ट्राइक हुई,
अब हम जाएंगे सोच की दुनिया में, जहां पर हम लोग सोचेंगे कि यार एक तरीके से देखा जाए ना तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की नीड 3D बॉडी के लिए है ही नहीं। 3D बॉडी के लिए है ही नहीं। अगर मैं यहां पर एक सिलेंडर लेता हूं और मैं अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले ज्ञान का इस्तेमाल करता हूं, इस एक्सिस पर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर निकालना चाहता हूं, ये मेरी नीड है। अब इस एक्सिस पर जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो ऑब्वियसली मुझे एक लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना होगा और सारे लेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना होगा। यही मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त कर रहा था। अब जब मैं एक लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ये लेयर क्या होगी मेरे पास, ये लेयर है सर्कुलर प्लेट। अब इस सर्कुलर प्लेट को अगर मैं ऐसे देखूं तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, और अब मैं इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर चाहिए होगा, जो कि इस एक्सिस पर, ये वाला जो एक्सिस है वो ये रहा, ठीक है, इस एक्सिस पर पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस पर इसकी मदद से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये एक लेयर है और लेयर प्लेनर होती है। तो जब मैं यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा इस एक्सिस का, फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलाउंग निकाल लूंगा और फिर सबको ऐड कर दूंगा, हर एक लेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लो भाई, मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक 3D फिगर का निकाल लिया। तो एक्चुअली में आपको नीड थी ही नहीं, इसलिए नेचर में भी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपके इस पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से आप वो चीज निकाल सकते हो, काम खत्म। यानी कि नेचर कितना बेस्ट वे में डिजाइंड है कि जो चीज की आपको जरूरत है वो वहां एग्जिस्ट करेगा, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो चीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, वो चीज एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। और आपको उनके समीकरण ढूंढने में बहुत मुश्किलें आएंगी, आप खुद समझ जाओ कि वहां पर रुक जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, वो काम मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट को दे दो कि भाई इन इक्वेशंस को ढूंढना स्टार्ट करो, समझना कोशिश करो, अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है ना। जो होता है वो मिल जाता है, जो नहीं होता है वो नहीं मिलता है। यही है आपके साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया। तो अब हमने यहां पर ढूंढ लिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, और वो ये कहता है कि जो दो एक्सिस है आपका, उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आपके थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। लेकिन इसमें भी कैच है, इसमें भी कैच है, जो कि हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन उस कैच को समझना। यहां पर अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, ये आपने जो चीज ढूंढी है इसमें कंडीशंस को देखो कि आपने किन परिस्थितियों में काम किया है जब आपको ये मिला है। तो आप यहां पर अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो इसका जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में आपको ये समीकरण मिला है। अगर मेरा प्लेन वाईजेड प्लेन होता तो मैं सिंपली यहां पर इस एक्सिस को जेड एक्सिस लिख देता हूं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस ही लिखता हूं, और ये एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस हो जाता। तो ये रिजल्ट मेरा ऐसे दिखता, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। अगर मेरा वो प्लेन जो है वो एक्स जेड प्लेन होता तो मेरे को ये ऐसे दिखता, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आपका जो बॉडी है अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, यहां पर मैं स्पेसिफाई करता हूं कि अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो आपको मिला कि जो एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों एक्सिस का, जिस पर प्लेन लाई करता है, उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल आ रहा है। कंडीशन बीइंग द बॉडी शुड बी प्लेनर, ठीक है। अगर वो इस वाले केस में कौन से प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा, ठीक है। तो यहां पर आई एक्स होगा आई वाई प्लस आई जेड। इनको हम ट्रिक्स मानते हैं, टिप्स मानते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है और वही हमें करना है। तो देखो हमने किया और फाइनली अब हमारे पास 10 बार भूल के 1 महीने में भी मैं इसको ना समझ पाऊं, इससे अच्छा है 1 घंटा ऑब्जर्व करूं और लाइफ टाइम के लिए इस चीज को ना भूलने वाला इंसान बन जाऊं। चॉइस हमारी है, हमें राह चुननी है बस। फॉर्मूला याद करके, बार बार भूल के, एग्जाम का स्ट्रेस लेके, रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ाई करके हम अपनी राह को गलत ही बनाते हैं और वो पढ़ाई हमारे सपनों को आगे चल के छोटा कर देती है। लेकिन ऑब्जर्वेशन की राह सही राह है, उस राह पे हम चलेंगे जो एक्चुअल राह है साइंस की। अगर उसी राह पे चलेंगे तो हमें मजा भी आएगा, हमारा मोटिवेशन इंटरनली बूस्ट होगा और हम अपने सपनों को छोटा ना करके बड़ा करेंगे। और जब हमारे सपने बड़े होंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारे एजुकेशन ने हमको ग्रो करा, हमको डाउनग्रेड नहीं करा, ठीक है। हम अपनी सक्सेस को इसी तरीके से देख सकते हैं, एजुकेशन के सक्सेस को, कि हमारे एजुकेशन ने हमारे सपने बड़े किए या छोटे किए। समय के साथ जब हम छोटे होते हैं तो हम रॉकेट बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सिर्फ एक कार लेना चाहते हैं, वो भी ईएमआई पर। तो यहां पर हम डाउनग्रेड हुए हैं। हम रॉकेट बनाने का सपना देखते थे जब हम छोटे होते थे, तो बड़े होके हम रॉकेट इंडस्ट्री बनाने का सोचे, तो यहां पर हमने ग्रो किया है। यही हमारा, तब हम कहेंगे कि हमने सही डायरेक्शन में पढ़ाई करी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चीजों को आसान बनाया जा सकता है। साइंस तो बहुत आसान है, नेचर से बात करनी है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, रेस्ट नेचर आपको खुद ब खुद सारे जवाब देगा। इतने महान वैज्ञानिकों को दिया है ना, से उन्होंने क्या किया, वो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। उनमें और हम में हमारे राह का डिफरेंस है। वो राइट डायरेक्शन में सोच रहे थे, हम भेड़ चाल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और भेड़ चाल अगर सही होती तो वो सक्सेसफुल होती, पर वो नहीं है ना।
तो वो रास्ता देखो जहां पर एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल फन, एक्चुअल आपकी लाइफ का सक्सेस लाई करता है। उस कोऑर्डिनेट की तरफ मत जाओ जहां पर कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बस जिंदगी कटने वाली है। उस कोऑर्डिनेट को ढूंढो जिस कोऑर्डिनेट पे आपका सक्सेस बैठा हुआ है, और उस डायरेक्शन में अपने आप को डिस्प्लेस करो, सक्सेस तक पहुंच जाओगे। उस राह पे चलो भाई, कितना ही लंबा चलोगे, इनफाइनाइट लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, कितना आगे बढ़ोगे, कभी अंत नहीं आएगा। सीधा अपने कोऑर्डिनेट को देखो, अपने अपने सपने को देखो, वही आपको आपकी डायरेक्शन तक लेके जाएगा। और सही डायरेक्शन को चुनो जो कि है ऑब्जर्वेशन, नेचर को ऑब्जर्व करके सीखना है। दूसरी है मैथमेटिक्स के जरिए उससे बात करनी है, यानी कि मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट नहीं, नेचर से बात करने की भाषा लेनी है। और तीसरा सही सवाल पूछना है, ऐसा क्यों होता है, परिस्थिति के हिसाब से ऐसा क्यों होता है, और नेचर आपको जवाब दे देगा क्योंकि आप उससे बात कर रहे हो। ये है ना रिजल्ट, हम नेचर से बात ही तो कर रहे हैं, बाकी तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ ही रहा है हमारे पास। दैट्स इट। सो अब देखो, अब हम लोग इन्हीं दोनों थ्योरम्स का यूज करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रटने वाले थे, ठीक है, अगर हम ये चीजें स्टडी सही वे में ना करते तो पक्का हम उसको रटते, लेकिन अब हम चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आसानी से निकाल पाएंगे। हमारे लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, ये निकालना आसान था, और ये हमने निकाला भी था। कितना आया था? mr²/2। ठीक है, अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा कहां पर? इसके रेडियस वाले एक्सिस पर, सेंटर से मैंने ले लिया, और इसके जो लास्ट में जो एक्सिस होगा उस पर भी निकालूंगा। ठीक है, और देखना ये काम कितनी आसानी से हो जाएगा। अब मैं इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हम यहां पर भी एक चीज को हमें समझना होगा बीइंग अ स्टूडेंट। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज आ चुके हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए फॉर्मूला आ गया है। पैरेलल एक्सिस के लिए I = I0 + md²। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए भी आ चुका है, जो कि है आपका IZ = IX + IY, और यहां पर प्लेन जो है जिसपे वो बॉडी लाई करती है, दैट इज XY प्लेन। ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला इस प्लेन पर डिपेंडेंट है, इसलिए मेंशन करना जरूरी है। हम ये भी नहीं करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। अब देखो हम क्या गलती करते हैं, अच्छा फॉर्मूला आ गया है, अब कैसे अप्लाई करूं ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत सोचो, सिंपल, आपको निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, आपका टास्क है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो आप उस बॉडी को बनाओगे, उस परिस्थिति से बात करोगे, ये रहा सिलेंडर और ये रहा उसका एक्सिस, जो कि यहां पर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है समेशन ऑफ MI/RI²। यही मेरा काम है। तो मैंने कहा यार MI/RI² करना है। अब अगर मैं इस 3D फिगर को अपने ब्रेन के अंदर, ठीक है, आंखें बंद करता हूं और इमेजिनेशन की दुनिया में जाता हूं और उसका 3D मॉडल बनाता हूं कि ये रहा मेरे पास मेरा सिलेंडर। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इसको मान लो चिप्स की तरह लेयर बाय लेयर काट दो, तो हर एक लेयर आपके लिए यहां पर, अगर आप उसको लेयर बाय लेयर काटोगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कुलर प्लेट बन जाएगा। तो ये रहे वो सर्कुलर प्लेट, आपने इसको लेयर बाय लेयर कट कर दिया है। कट कर दिया है तो यहां पर कितनी लेयर्स बनेंगी? इनफाइनाइट लेयर्स बन गई। ठीक है, अब उसमें से मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में 3D मॉडल में एक लेयर उठा के लाता हूं। एक लेयर मैं खींच के बाहर लाया, तो वो एक लेयर मेरे लिए कैसी दिखेगी? वो एक लेयर मेरे पास, वैसे इसमें थिकनेस है, बट एक लेयर आपको कुछ एक इस तरीके से दिखेगी, सर्कुलर प्लेट की तरह दिखेगी। अब उस सर्कुलर प्लेट के सामने अपने एक्सिस को इमेजिन करो, ये रहा मेरा एक्सिस। ठीक है, मान लो ये रहा एक्सिस, ये रही वो सर्कुलर प्लेट, और अब उस सर्कुलर प्लेट में मैं क्या नोटिस करूंगा कि यार यहां पर अगर ये मेरे पास सर्कुलर प्लेट है और मैं वो एक्सिस हूं, तो यहां पर जो सामने पार्टिकल आ रहा है उसका रेडियस एक हो गया, लेकिन जो पार्टिकल इधर जा रहे हैं उनके रेडियसेस अलग अलग हो गए, और हर एंगल के साथ मेरे रेडियस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इस चीज को उठाते हैं, यहां रखते हैं, इमेजिनेशन करना है, ये वो सर्कुलर प्लेट जो कि इस तरह से रखी है। ठीक है, एक्सिस उसके सामने है, एक्सिस उसके सामने है। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं और इस पार्टिकल को देखूं, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, और इनके बीच में एक सीधी रेखा खींचूं तो हर पार्टिकल का रेडियस यहां पर क्या है? अलग अलग है। तो यानी कि यहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। पहले तो एक्स में हर लेयर का वेरिएशन, उसके बाद अगर, क्योंकि आपको एक पार्टिकल का मास चाहिए, एक पार्टिकल चाहिए और उसका रेडियस चाहिए, तो यहां मुझे रेडियस का रिलेशन ढूंढना होगा उसके एंगल के साथ। ये मेरे पास टास्क आ गया। तो हमने कहा कि अब एक काम करते हैं, जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है उसका इस्तेमाल करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं अब वेरिएशन ढूंढूंगा तो इसमें गलत तो नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होगा, और प्रोसेस बहुत लंबा होगा तो एक बार इससे ट्राई करते हैं। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अपने ओल्ड मेथड पे चला जाऊंगा, कैलकुलस वाले मेथड पे। सिंपल सा लॉजिक। तो मैंने कहा कि अब वापस से स्प्लिट वाले पार्ट पे आते हैं, इमेजिनेशन में एक लेयर उठा लेते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर प्लेट है। अब ये सर्कुलर प्लेट बाहर आ गई। अब इस सर्कुलर प्लेट का कौन सा ज्ञान मेरे पास है? इस सर्कुलर प्लेट का कौन सा ज्ञान मेरे पास है? मैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करता हूं। तो मेरे पास इस सर्कुलर प्लेट का जो ज्ञान है वो ये है कि यार इस सर्कुलर प्लेट का कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल चुका हूं?
ये टूथपिक आपका एक्सिस बताएगा। क्या इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला है? जवाब है नहीं। क्या इस एक्सिस का निकाला है? जवाब है नहीं। हाँ, मैंने इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है, जो कि mr² के बराबर होता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल चुका हूं, बस उतना ही ज्ञान है मेरे पास, जो है वही बता सकता हूं मैं। तो इस प्लेट को मैंने बाहर लिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस पर मुझे पता है उस एक्सिस पर ही मैंने निकाला, मतलब निकाला नहीं, वो लिखा। तो भाई इसके इस एक्सिस पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि क्या है, इस प्लेट का मास ऑफ प्लेट। यहां पर आप क्लियरली लिखोगे, सिलेंडर का टोटल मास है m, मास ऑफ सिलेंडर क्या है m, और ये क्या है, उस प्लेट का मास। ठीक है, वही क्या है, उस प्लेट का मास है। तो मास ऑफ प्लेट मैंने निकाल लिया, ये हो गया मास ऑफ प्लेट। तो मैं इसको mp लिखूंगा बस। ठीक है, तो मास ऑफ प्लेट की जगह मैं लिखूंगा mp। तो इसका आपको समझना है, जो एक सर्कुलर प्लेट है, सिर्फ और सिर्फ उसका मास, सिर्फ और सिर्फ उसका मास। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। किस एक्सिस पर? इस एक्सिस पर। जब वो इस एक्सिस पर रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। तो ये हो गया मास ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई उसका रेडियस क्या है, देखो इसका जो रेडियस है सिलेंडर का, वही इसका भी रेडियस है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो गया, r। तो ये हो गया मास ऑफ प्लेट रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, ठीक है, इस एक्सिस पर। तो मैं यहां पर कह देता हूं कि भाई ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। ठीक है, काम खत्म। अब यहां पर x एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मैंने वापस से इस बॉडी को देखना स्टार्ट किया। इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं है, अब मेरा वापस से काम क्या स्टार्ट होगा, ऑब्जर्वेशन। तो भाई इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। अब मैं जरा इस एक्सिस को देखूं और इस एक्सिस को देखूं, तो यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, एक सिमेट्री। अगर मैं सर्कुलर प्लेट पे ये वाला एक्सिस लूं और ये वाला एक्सिस लूं, तो दोनों एक्सिस आपके सिमेट्रिकल है। अगर ये सर्कुलर प्लेट इस एक्सिस पर रोटेट करे, वाई एक्सिस पर, चाहे जेड एक्सिस पर रोटेट करे, है तो वो सिमेट्रिक, है तो वो सिमेट्रिक, यानी कि एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो यहां पर अगर मैं देखूं, ये यहां पर कौन सी एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस जो थी, ये आई एक्स थी आपके पास। ठीक है, तो एक एक्सिस ये हो जाएगी, एक एक्सिस ये हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और अब देखो यहां पर, तो इसमें मान लो ये, मैं इसके लिए एबीसी एक्सिस ले लेता हूं, ये एबीसी एक्सिस है। तो प्लेन कौन सा है, बीसी प्लेन में ये सर्कुलर प्लेट लाई करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट बी एक्सिस पर और सी एक्सिस पर विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस ए। आ गया, काम खत्म। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी पर जो होगा और सी पर जो होगा वो सेम टू सेम होगा, क्यों, बाय सिमेट्री। ये बी एक्सिस है, ये सी एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, ये सी एक्सिस है, चाहे वो ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, बॉडी सिमेट्रिक है। बॉडी सिमेट्रिक है तो बी एक्सिस पर और सी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। ये एक्सिस ए ले ली, ये एक्सिस बी ले ली, ये एक्सिस सी ले ली, और जो ज्ञान हमारे पास है जिस प्लेन में बॉडी लाई करती है, तो ये बीसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस सी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उनके परपेंडिकुलर है, यानी ए के बराबर। और आई ए तो मुझे पता है, इसको आई ए लिखता हूं अभी मैं, आई ए तो मुझे पता है, और ये दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख देता हूं आई सी, 2IC। आई बी और आई सी क्या है, इक्वल हैं। तो ये 2IC इज इक्वल टू आई ए, तो यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 2IC। और यहां पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सी एक्सिस मैंने निकाला, जो कि क्या आ जाएगा भाई 2, यहां पर सिंपली दिस इज इक्वल टू दिस, तो इस 2 को यहां ले आते हैं, तो ये बन जाएगा मास ऑफ सर्कुलर प्लेट मल्टीप्लाई r² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4। देखो कितना इजी है। तो आपने यहां पर क्या निकाला, आपका टास्क पूरा कर रहे हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, आपने एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, लेकिन किस एक्सिस पर निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस पर, यही इसका सी एक्सिस था, यही इसका सी एक्सिस है। बट आप इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो इस जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये वाला जो सी एक्सिस है वो जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये आपको पता नहीं है। तो आपने कहा भाई मैं जेड एक्सिस पे निकालना चाहता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो यहां 0 होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी को मैं एक्स ले लेता हूं, कि भाई एक्स डिस्टेंस पर जो मेरा प्लेट था मैंने वो चुना, उसका इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, बाकी के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने अपने मैथमेटिकल नॉलेज की मदद से निकाल लिया, और उसकी मदद से मुझे आईसी पता है। ठीक है, आईसी जो है वो मुझे पता है। अब ध्यान से देखना, इस सर्कुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये एक्सिस, आईसी जो है, जो सी एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और उसके सेंटर ऑफ मास से ये जो जेड एक्सिस है वो एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। तो क्या लगा दूंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो मेरा ज्ञान मेरे पास है। तो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट, सिलेंडर नहीं, इस सर्कुलर प्लेट का क्या होगा, आई, ठीक है, आई जेड अलोंग जेड एक्सिस विल बी इक्वल टू आई नॉट, जो आई नॉट यहां पर क्या है, आई सी के बराबर है, प्लस उस सर्कुलर प्लेट का मास, मास ऑफ सर्कुलर प्लेट यानी कि एमपी बिटवीन, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो कि यहां पर x² है। देखो रिजल्ट आया कि नहीं आया, मास ऑफ प्लेट x² IC, काम खत्म। IZ आ गया मेरे पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर प्लेट IZ विल बी, IC क्या है मेरे पास, मास ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस मास ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई x², काम खत्म। अब एक प्लेट का एक प्लेट जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है,
एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लो, 0 लोगे तो ये वाला प्लेट, 0.1 लोगे तो 0.1 डिस्टेंस पर जो है, 0.2 डिस्टेंस पर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक प्लेट का इस रिलेशन से आप ढूंढ सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, हर एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऐड कर देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहां पर आप कह सकते हो कि भाई यहां पर फाइनली आपने देखो खोज लिया, एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने खोज लिया, जो कि आया आपके पास मास ऑफ प्लेट रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस मास ऑफ सर्कुलर प्लेट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस ऑफ वन प्लेट ओनली। और सारे प्लेटों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, आपने एक प्लेट का निकाल लिया, किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, तो भाई सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐड करो, तो वो किसका हो जाएगा, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस प्लेट में जितने भी एम आई आर आई स्क्वायर है वो सब ऐड करके ये आ जाएंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर दो तो दूसरे का एम आई आर आई स्क्वायर ऐड होके आ जाएगा, तो यानी कि इसको और उसको ऐड करना है। तो सारी लेयर्स को आपको क्या करना है, बेसिकली ऐड कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर विल बी समेशन ऑफ mp r स्क्वायर बाई 4 प्लस समेशन ऑफ mp x स्क्वायर। काम खत्म। कहां से कहां तक, अब भाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है तो यहां लिखेंगे, इसकी लेंथ l ले ली और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो यहां कोऑर्डिनेट होगा -l/2, यहां कोऑर्डिनेट होगा +l/2। और कंटीन्यूअस समेशन अगर ये हुआ तो आपको ये क्या मिल जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। और ये इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सीखा था। अब इंटीग्रेट करने से पहले आपको mp चाहिए, मास ऑफ द प्लेट चाहिए। अब प्लेट की थिकनेस क्या है, 0, ठीक है, कैलकुलस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा टास्क है एमपी निकालना। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, वो हमने एक सर्कुलर प्लेट का निकाला जेड एक्सिस पे, अब लेकिन उसमें एमपी निकालना हमारा टास्क बन गया है, क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो भाई एक प्लेट लेता हूं जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है, और फिर उससे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ के एक डेल्टा x गैप पर एक और सर्कुलर प्लेट लेता हूं, ठीक है, जिससे ये क्या होगा कि ये आपको साइड व्यू से देखो तो एक लाइन की तरह दिखेगा, यहां पर भी लाइन, और ये हो गया इनके बीच का गैप डेल्टा x, और यहां पे जो एक्सिस है यहां से इसका डिस्टेंस है x, ठीक है। इस सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होगा, इस सर्कुलर प्लेट का एरिया निकालते हैं, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, यानी कि इस रीजन का, इस सिलेंड्रिकल रीजन का जिसकी हाइट जो है या थिकनेस जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है, उसका वॉल्यूम कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। एच होता है यहां पर, एच कितना है, डेल्टा एक्स है। बट ये जो सर्कुलर प्लेट है ये एक लेयर है, और लेयर की थिकनेस नहीं होती है, यानी कि यहां पर कैलकुलस वाली बात, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और उसको आप कैसे ढूंढोगे, आप लिमिट की मदद से ढूंढोगे। कैसे, आप यहां लगाओगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पाई आर स्क्वायर डी एक्स से। तो ये बन गई आपके एक लेयर का जो आपका वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम ऑफ अ लेयर, जिसमें dx की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी 0 नहीं होता है, ये हमने कैलकुलस में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, इसलिए आप इसको 0 नहीं लिखोगे, बस ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और अब देखो, हम अभी इससे पहले भी एक काम और कर लेते हैं, पहले इस लेयर का मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मास पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा, और इस वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उस वॉल्यूम का मास मिल जाएगा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। यहां पर लेंथ क्या है, हाइट क्या है, एच हाइट क्या है या लेंथ क्या है, एल है, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। और उसको मैं उसके वॉल्यूम से, जो ये छोटा सा डेल्टा एक्स में मैंने सिलेंडर लिया है, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एक्स, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो इस बॉडी का जो मास आ जाएगा, जिसमें थिकनेस है, और अगर थिकनेस है तो उसका एक कोऑर्डिनेट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसलिए आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या करनी होगी, 0। वो कैसे करोगे आप, लिमिट की मदद से करोगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर डेल्टा एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, डी एक्स से, एम डी एक्स, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, डिवाइडेड बाई एल। और ये क्या बन गया, ये आ गया आपके पास मास किसका, इस एक लेयर का, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास लेयर मास, जिसमें थिकनेस जो है वो पॉइंट थिकनेस है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि एक पॉइंट है। तो यहां देखो mp जो है, मास ऑफ द लेयर, मास ऑफ द प्लेट, वो आपको क्या मिल गया, mdx बाई एल। तो आपके पास आ गया, आपके पास मास, ये देखो, अब यहां पे थोड़ा रब कर देते हैं, mdx बाई एल, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं। सो mp आपके पास आ गया mdx बाई एल, मास ऑफ द सर्कुलर प्लेट। वो जो सिलेंडर था ना आपके पास, सिलेंडर, उसमें जो आपने एक सर्कुलर प्लेट लिया था, उसका मास जो है वो आ गया mdx बाई एल। और आपको हर एक लेयर का यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देना है। तो पहले इसको लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आपके पास m आर स्क्वायर बाई 4 लिख लेता हूं, m बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 और dx। तो mdx बाई एल, mdx बाई एल, आर स्क्वायर बाई 4 यहां पे मैंने लिख दिया। इसका समेशन प्लस समेशन ऑफ mdx बाई एल मल्टीप्लाई, आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, फिर dx। अब देखो
इज दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन? प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, लेकिन है तो आसान, क्योंकि हर वो चीज जो यहां पे करनी है वो कम्युनिकेशन वाली मैथमेटिक्स हमें आती है और हम वही चीज कर रहे हैं। और अब देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन है एम आर स्क्वायर बाई 4l dx, इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व, एम एक्स स्क्वायर बाई एल, इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको हम रीमन सम बोलते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 4l dx प्लस एम बाई एल एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये बन जाएगा कहां से कहां तक, सेंट्रल एक्सिस थी, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है, -l/2 से लेकर यहां पर आ जाएगा +l/2, तो यहां पे लगा दो -l/2 से लेकर +l/2, -l/2 से लेकर +l/2। और देखो काम हो गया मेरे पास। अब बचा क्या, सिंप्लीफिकेशन करना, वो कर देते हैं। एम आर स्क्वायर बाई 4l कॉन्स्टेंट बाहर, एम आर स्क्वायर बाई 4l कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो यहां पर आ जाएगा x -l/2 से लेकर +l/2 प्लस m/l बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3, कहां से कहां तक, -l/2 से लेकर +l/2। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 4l, ठीक है, l/2 दिस, पहले इसमें ये रखेंगे माइनस, ये वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो माइनस l/2, ठीक है, प्लस m/l l³/8 माइनस l³/8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास, प्लस l/2 बन जाता है l। तो यहां पर रिजल्ट आ गया आपके पास, ऊपर लिख देता हूं, यहां पर रिजल्ट आ गया आपके पास एम आर स्क्वायर बाई 4l, यहां पर आ जाएगा l प्लस m/l, यहां पर आ जाएगा l³/8, l³/8 2l³/8 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, और यहां पे 3 भी है, सॉरी 3 बाहर ले लिया, तो ये बन गया आपके पास l³ 2l³/8, तो ये बन जा, यहां पे 3 है, ये बन गया 4, एक l से एक l काटूंगा स्क्वायर, एक l से एक l काटूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 4 12, निकल गया। सो क्या यह मुश्किल है, जवाब है नहीं। क्या यह लंबा है, जवाब है हाँ, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस था वो इससे भी लंबा होता, अगर मैं इसके रेडियस का वेरिएशन ढूंढता वो इससे भी लंबा जाता। ठीक है, तो क्या वो नामुमकिन है, नहीं, लेकिन वो बहुत लंबा है। लेकिन जो हमारे पास गणित है, क्या उस गणित के जरिए हम परिस्थिति से बात कर सकते हैं, जवाब है हाँ। क्या बात करने से जवाब मिलता है, जवाब है हाँ। तो ऐसे ही आप इनका यूज करके पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके किसी भी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल गया, तो इस एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मैं और जल्दी निकाल सकता हूं, क्योंकि इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज l/2। वो कितना डिस्टेंस है, l/2 डिस्टेंस है। और अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, यानी कि मैं इसको आई नॉट की तरह ले सकता हूं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये रहा, तो मैं इसको z डैश बोल देता हूं। तो आई जेड डैश इज इक्वल टू आई नॉट एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास, इनके बीच का डिस्टेंस एल स्क्वायर बाई 4। अब इनको ऐड करो तो देखो क्या आएगा, 12 और 4 में 12, अब ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 एम एल स्क्वायर कॉमन प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। लो भाई डन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर भी निकल गया, कितना सिंपल सा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो अब चीजें आपके लिए ऐसी लंबी तो होंगी, लेकिन वो मजेदार भी होंगी। अगर हम उनको याद करेंगे तो हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे और यही कहेंगे कि साइंस मुश्किल है। लेकिन अगर हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें अब नेचर आपको दिखाने वाला है। ग्रेविटेशन की दुनिया आने वाली है आपके लिए, हार्मोनिक मोशन की दुनिया आने वाली है। वेव्स को स्टडी करोगे आप, लाइट में इंटरफेरेंस को स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटेंस को देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को देखोगे, वहां पर मोशन को ऑब्जर्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करोगे, आप यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑब्जर्व करोगे, और फिर क्वांटम फिजिक्स की दुनिया यानी मॉडर्न फिजिक्स को देखोगे। और इन्हीं सब ज्ञान की मदद से आप सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करोगे, जिससे आगे चल के कंप्यूटर्स बने हैं। आप लोग तो ट्रेलर भी नहीं, मैं तो कहूं 11 12 आपके लिए टीजर की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें मुश्किल होती जाएंगी, चीजें बहुत मजेदार होती जाएंगी। और अगर आप उनका मजा, उस साइंस की जर्नी का आनंद लेना चाहते हो और उस विज्ञान के जरिए अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाना चाहते हो, तो आपको यहां पर सही राह पे चलना होगा। और सही राह है ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, और सही सवाल का उठाना कि ऐसा क्यों होता है। और ये काम आपको खुद करना है, ऐसा नहीं कि बस आपको लेक्चर्स में सुनना है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन का काम, सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या है, ऑब्जर्वेशन का काम, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का काम, और सही सवाल ऐसा क्यों होता है, इस रास्ते पर आपको चलना है। 21 डेज में अपनी हैबिट बनानी है। और यकीन मानो इस रास्ते पर आपका सिलेबस 2-2 साल में भी जहां वो पूरा नहीं हो पाता है, यहां आप एक बार इस राह पर 21 दिन में अपने आप को, अपने ब्रेन को हैबिट देते हो, और उसके बाद फिर इस राह पर चलते हो।
150 दिनों के अंदर अंदर, 150 दिन आपके कितने होते हैं, 5 महीने, आप पूरा चाहो तो 11th 12th के फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री का 50% पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 50% एज अ डेटा बेस है जो हमें याद करना होता है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो जब 150 दिनों के अंदर और 21 दिन और जोड़ दो, आप मोटा मोटा 200 दिन ले लो, और एक साल में तो 365 दिन होते हैं ना, 2 साल का काम 1 साल से भी कम समय में किया जा सकता है, सही राह पर आगे बढ़ के। और जो क्वेश्चंस आएंगे, जब 21 दिनों में अपने आप को वो आदत लगाओगे, वो ट्रेनिंग दोगे, तो क्वेश्चंस भी आपको परिस्थिति की तरह लगेंगे जिसको आप इंजॉय करोगे, और जब आप इंजॉय करोगे, नेचर तो जवाब दे ही देगा ना, और जब जवाब सही आएगा ही आएगा तो नंबर कटेंगे नहीं, और जब नंबर कटेंगे नहीं तो फिर आप यहां पर कभी भी असफल नहीं होगे। आपको ये बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं और मैं पहले दिन से ये सोचना स्टार्ट कर दूं कि मैं हर रोज सेंचुरी लगा कर आऊंगा, तो ये गलत होगा। तो यहां पर हम डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि हम फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। शुरुआत में आपको ट्रेनिंग करनी होगी अपने आप का, आपको देखना होगा कि इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा तो बैट को मुझे कैसे घुमाना है, यॉर्कर आएगी तो बल्ला किस तरह घुमाऊंगा, ऊपर से जाएगा तो अपर कट कैसे लगाऊंगा। जब आप इनको इस चीज के लिए अपने आप को ट्रेन करते हो, स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन कैसे आगे बढ़ता है, अपने आप को ट्रेन करके, तो साइंस की दुनिया की जो सही राह है उस राह पर चलने के लिए आपको भी तो अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। पहले ही दिन से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लालच में हम वो ज्ञान ही नहीं ले पाते हैं, और लाइफ की जर्नी में हम एक बड़े प्लेयर ना बनकर, बस एक खिलाड़ी बनकर जिसका कोई नाम नहीं होता है, वो बनकर निकल जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना होगा, लेसन ले सकते हो आप महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली से, कि ये लोग ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखते हैं। ये लोग ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं कि बॉलर ने अपने आप को अपडेट किया है, उसकी बॉल की हाइट, मेरी हाइट इतनी है, और लेकिन उसका जो बाउंस आ रहा है वो यहां तक आ रहा है, तो इस बाउंस को मैं अपनी हाइट के मुताबिक करने के लिए जब वो बॉल फेंकना स्टार्ट करेगा तो कितने कदम आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बॉल तो टप्पा खा के ऊपर की तरफ आएगी। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे लिए ऊंचा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे खड़ा हूं तो यही बॉल मेरे लिए नीचे है, और जब ये नीचे है तो मेरी रेंज में है, आई कैन पुट अ गुड शॉट। इस तरह से वो परिस्थिति को ऑब्जर्व करके अपने आप को एक अच्छा बेहतरीन बैट्समैन बनाते हैं। साइंस में भी तो यही करना है। सक्सेसफुल इंसान अपने सराउंडिंग को देखकर सीखता है, और हम लोग जो चीज बस लिखी हुई है उसको एज अ पत्थर की लकीर मान के याद करके आगे बढ़ते हैं, तो जो रास्ता ही गलत है उस रास्ते पे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही रास्ता ऑब्जर्वेशन, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको भी यहां पर सेल्फ स्टडी करनी है। सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं होगा, अपना रास्ता है, आपका रास्ता है, तो आपको वहां पर चलना होगा। तो एक बार चलो और अपनी राह को आसान बनाओ। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।